रह जाता है। Okay, then we can start now. So we have talked about the planets, we have talked about the signs, we have talked about nakshatras, and we also discussed about the characteristics of all the planets and the signs. हम लोगों ने लास्ट टाइम कारक वगैरह की भी बात की थी, और आज जो विल टॉक अबाउट द डिफरेंट हाउसेस कि हॉरोस्कोप में जो हाउसेस हैं उसका क्या इफेक्ट होता है आपके प्रेडिक्शन के ऊपर। और जैसा मैंने बताया भी था पहले कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक and second is the house in which the planet is posited in your horoscope. Both are equally important. Rather, I would say that the position of planet, position of the house is more important than the position of planet in the zodiac. अब जो different houses हैं हमारे horoscope में, उनको हमने डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ ईच हाउस। और जो बेस्ट पोजीशन होती है आपके हॉरोस्कोप में एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, दैट इज द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को जो हमने असेंडेंट कहा या लग्न कहा या फर्स्ट हाउस कहा, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द बर्थ चार्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर लग्न में प्लेस्ड है so it becomes a strong planet just because it is posited in a very good house, very strong house. या हम कहते हैं कि लग्न का लॉर्ड भी कभी मेलिफिक नहीं होता, अशुभ नहीं होता, उसके रिजल्ट हमेशा शुभ ही होते हैं। तो लग्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द बर्थ चार्ट। सिमिलरली अगर हम वर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वर्स्ट पोजीशन इज द 8th हाउस। जो हमारा 8th हाउस होता है, दैट इज सपोज टू बी द वर्स्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। क्यों होता है वर्स्ट पोजीशन? बिकॉज जो 8th हाउस है वो हमारे 9th हाउस जो भाग्य स्थान है उससे बाद में पोजीशन है, 12th पोजीशन है। एंड वी नो दैट 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस, भाग्य की हानि करता है। तो जो हाउस हमारे भाग्य की हानि करता है, क्योंकि भाग्य तो सर्वोपरि है, अगर भाग्य आपका अच्छा है तो बाकी और हाउस कितने भी खराब हो आपके काम हो जाते हैं, लेकिन अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो कितना भी कोई अच्छा हाउस हो आपका काम नहीं होगा। तो भाग्य हमारा सर्वोपरि है, तो इसलिए जो हाउस हमारे भाग्य की हानि करे उसको हम सबसे खराब पोजीशन कहते हैं अपने हॉरोस्कोप में। तो फर्स्ट हाउस इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन एंड 8th हाउस इज द वर्स्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। ये दो क्वेश्चन जी सर, तो ये लग्न डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है कि ये बेस्ट पोजीशन है? अभी मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। तो ये पोजीशन है फर्स्ट एंड 8th हाउस की। इसके बाद हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हाउसेस का। कुछ हाउसेस को हम केंद्र स्थान या क्वाड्रेंट हाउसेस बोलते हैं, केंद्र हाउसेस और द क्वाड्रेंट हाउसेस। तो वो है फर्स्ट, 4th, 7th एंड 10th हाउसेस। फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा बॉडी है, हमारी हेल्थ है। 4th हाउस हमारा डोमेस्टिक कंफर्ट है। 7th हाउस हमारा भोग स्थान है और 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है। तो इन चारों हाउसेस को फर्स्ट, 4th, 7th एंड 10th हाउसेस वी कॉल देम एज ए क्वाड्रेंट और द केंद्र हाउसेस। और इनको हमने विष्णु स्थान भी कहा, साथ में हमने इनको विष्णु स्थान भी कहा, क्योंकि जो विष्णु भगवान का रोल है टू सस्टेन आवर लाइफ, टू सस्टेन आवर लाइफ, और वही रोल इन हाउसेस का है। इन हाउसेस की वजह से ही हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। हमारा बॉडी हो गया, हमारी हेल्थ हो गया, हमारे घर का सुख हो गया, हमारा भोग स्थान हो गया, हमारा कर्म का स्थान हो गया। तो ये चारों चीजें हैं जो हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए हम इनको विष्णु स्थान भी कहते हैं। और जो रोल है इन हाउसेस का उसी तरीके से है कि हम कहेंगे इनकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, विच इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द आवर लाइफ एक्चुअली। और हमें लाइफ को सस्टेन ही नहीं करना है, वी हैव टू ग्रो, वी नीड प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। और वो हमें किन हाउसेस से मिलती है? उसके लिए त्रिकोण हाउसेस होते हैं,
वो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउसेस, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउसेस को हम त्रिकोण स्थान कहते हैं, और त्रिकोण स्थान को हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउसेस वो हमारे लक्ष्मी स्थान हो गए। और लक्ष्मी मीन्स prosperity. As I told you that we don't only need to sustain our life, we need the prosperity to grow. तो prosperity के लिए इन हाउसेस का रोल हो जाता है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का। तो अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट हाउस है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी जरूरी है, हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और हमारे जो ज्योतिष में सिद्धांत है कि कभी भी जो भी प्लैनेट, जो भी कोई भी प्लैनेट जब केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होता है तो उसको हम कहते हैं कि योग कारक पोजीशन होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लैनेट। यहाँ जो फर्स्ट हाउस हुआ वो केंद्र भी हो गया और त्रिकोण भी हो गया, तो अपने आप में जो है वो एक योग कारक पोजीशन हो गई उस हाउस की, और इसीलिए योग कारक होने के नाते दैट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द बर्थ चार्ट। तो ये रोल हुआ हमारे केंद्र हाउसेस का और त्रिकोण हाउसेस का। नाउ the lot of negative significations also we have to pass through those all our opponents also, या जो हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो जो तीन हाउसेस हैं, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड द ट्वेल्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड द ट्वेल्थ हाउस, these three houses are known as trick houses. Trick, or you can say the negative houses or the bad houses or the अशुभ स्थान, क्योंकि ये तीनों हाउसेस हमारी लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। सिक्स्थ हाउस हमने देखा था, ऑल आवर अपोनेंट्स, आवर एनिमीज, आवर डिसीज, आवर डेट्स, आवर लीगल केसेस, डिलेज एंड ऑल दोस थिंग्स। एट्थ हाउस इज सर्वाइवल फॉर लॉन्गेविटी, ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल हर्डल्स दैट वी फेस इन द लाइफ। और ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये तीन हाउसेस हैं जो हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, और क्योंकि हमें नेगेटिव सिग्निफिकेशन नहीं चाहिए, वी वांट लेस नेगेटिव सिग्निफिकेशंस इन आवर लाइफ, तो इसलिए इनको अशुभ स्थान या हम त्रिक हाउस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीन जो त्रिक हाउसेस हैं या जो अशुभ स्थान हैं, इसमें सबसे ज्यादा खराब कौन सा है, सबसे कम खराब कौन सा है, कैसे हम उसको ग्रेड करेंगे आपस में जो है। तो एक तरीका तो ये है कि जो छठा घर है वो हमारा हेल्थ से कंसर्न है, ट्वेल्थ हाउस हमारा वेल्थ से कंसर्न है क्योंकि लॉसेस का हाउस है, और एट्थ हाउस हमारे मॉरल कैरेक्टर का भी हाउस है। तो जैसे कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ट्वेल्थ हाउस इन तीनों में सबसे कम खराब, सिक्स्थ हाउस उससे ज्यादा खराब, और एट्थ हाउस सबसे ज्यादा खराब। और जो हमने देखा भी अभी एट्थ हाउस के बारे में, क्योंकि दिस इज ट्वेल्थ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस विच इज जो हमारे भाग्य की हानि कर रहा है। और जो ज्योतिष में लाल किताब है उसमें भी इन तीनों हाउसेस के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है कि जो छठा घर है, जो सिक्स्थ हाउस है, वो हमारा पाताल है, और ट्वेल्थ हाउस है खुला आसमान, और एट्थ हाउस है पाताल का भयानक अंधेरा। तो उस सेंस में भी अगर आप देखें तो एट्थ हाउस बिकम्स द वर्स्ट हाउस, और सबसे कम खराब इन तीनों हाउसेस में हमारा ट्वेल्थ हाउस, उसके बाद ज्यादा खराब सिक्स्थ हाउस, और सबसे ज्यादा खराब हमारा एट्थ हाउस हो गया। अब जो कुछ हाउसेस हैं, एंड द नंबर इज 3, 6, 10 and 11. I can share the screen also, that 3, 6, 10 and 11. So these houses are known as Upachya Sthan. 3, 6, 10 and 11. These houses are known as Upachya. Upachya का अर्थ होता है the houses of growth. The houses of growth. Third house, sixth house, 10th house and 11th house. So they are known as the Upachya Sthan or the houses of growth. तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई भी प्लैनेट अगर प्लेस्ड होगा तो इट विल नॉट गिव यू द मैलिफिक रिजल्ट्स। इसमें कोई भी प्लैनेट बैठकर
अच्छे रिजल्ट ही देता है, क्योंकि ये हमारे उपाच्य स्थान हैं. दे आर द हाउसेज ऑफ ग्रोथ. नाउ वी आर लेफ्ट विद टू हाउसेस, सेकंड एंड द 11th हाउस. सेकंड एंड द 11th हाउस, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल हाउसेस. इसका अर्थ यह है कि जो हमने कहा कि जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ का एक जोडियक में क्या पोजीशन है और किस हाउस में प्लेस्ड है, दोनों का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. बट क्योंकि ये न्यूट्रल हाउसेस हैं, सेकंड 11th, तो इसमें अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो दैट प्लैनेट विल नॉट बिकम वीक और स्ट्रांग बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्लेसमेंट इन दीज हाउसेस, बिकॉज दीज आर द न्यूट्रल हाउसेस. एक क्वेश्चन, इसके बाद जो सेकंड और 7th हाउसेस होते आ हैं. रहा है सर. हेलो पार्डन? हेलो, कैन यू हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी. एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में. हाँ, अगर पूछिए. 6th हाउस जो है वो त्रिक हाउस है, हम्म. जैसे, तो हम इसको कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं या इंडिविजुअल हाउसेस की स्टडी कर रहे हैं? इससे क्योंकि वंडरफुल उपाच्य भी बन रहा है, हाँ, त्रिष्टय अभी भी हम बन देखें. रहा है. अब उपाच्य नहीं बन रहा, बहुत कुछ बनेगा, अभी आगे आगे देखते रहिए आप. दिस इज वंडरफुल हाउस एक्चुअली. तो जैसे जैसे आप देखेंगे तो इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर इंटरेस्टिंग आल्सो. नहीं, तो हमको इसको इकट्ठा स्टडी करना है या इंडिविजुअल? वही हम अलग अलग देखेंगे, बट आई विल कम टू दैट एक्चुअली. आई विल कम टू दैट. तो ये जो सेकंड और 7th हाउस होते हैं वो हमारे लिए मारक स्थान भी है. मारक स्थान मीन्स डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं उनको हम मारक हाउसेस बोलते हैं, मारक स्थान बोलते हैं. एंड इन आवर हॉरोस्कोप दे आर द सेकंड एंड द 7th हाउस. इसका अर्थ ये हुआ कि जो इन हाउसेस में, सेकंड हाउस में और 7th हाउसेस में जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं या जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट है या इन हाउसेस के लॉर्ड हैं, so they become the marak planets, they become the death inflicting planets. वो ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, तो इनको हमने मारक स्थान कहा. और जब भी हम कोई हेल्थ वगैरह की बात करते हैं तो they become very important, these two houses, second house and the 7th house. जैसा हमने कहा कि 8th house is the house of longevity, हमने बात की थी हर हाउस के बारे में. और जो 8th हाउस को हमने कहा था आयु स्थान. एक ज्योतिष में एक प्रिंसिपल है कि अगर आप 8th हाउस से लॉन्गेविटी देख रहे हैं तो 8th से 8th की पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में. कि अगर हम लॉन्गेविटी 8th हाउस से देखते हैं तो 8th फ्रॉम 8th, दैट हाउस विल आल्सो बिकम द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी. और 8th से 8th कौन सा हाउस हुआ? दैट इज द 3rd हाउस. दैट इज द 3rd हाउस. इसका मतलब हम लॉन्गेविटी की जब बात करेंगे तो 3rd एंड द 8th हाउसेस दे बिकम द हाउसेस ऑफ लॉन्गेविटी. उनको हम आयु या लॉन्गेविटी स्थान हम बोलते हैं. और ये जनरल प्रिंसिपल है भवति भवम का कि हम, जैसे हमने कहा कि मदर हम 4th हाउस से देखते हैं, तो हमें मदर के लिए 4th से 4th भी देखना पड़ेगा, 7th हाउस. अगर हम प्रोफेशन 10th हाउस से देखते हैं तो 10th से 10th भी जो है वो 7th हाउस है, उससे भी हमें प्रोफेशन देखना पड़ेगा. तो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल इन एस्ट्रोलॉजी नोन एज भवति भवम, कि जिस हाउस से हम कोई भी एस्पेक्ट देख रहे हैं उससे उतने ही आगे स्थान में भी वो हाउस भी इज द कंसर्न्ड हाउस ऑफ दैट हाउस. इसके बाद जो हम लोगों ने कहा कि जो कैटेगराइज किया कि 3 हमने त्रिकोण बनाए, एक 1st, 5th एंड 9th हाउस का, सेकंड इज 2nd, 6th एंड 10th हाउस का, थर्ड त्रिकोण इज 3rd, 7th एंड 11th हाउसेस का, एंड 4th त्रिकोण इज 4th, 8th एंड 12th हाउसेस का. इनको हमने, जो हमारी लाइफ के 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, उसमें हमने इसको क्लासिफाई किया कि जो 1st, 5th और 9th हाउसेस हैं, दे आर द हाउसेस ऑफ धर्मा, they are the houses of conduct, they are the houses of our way of life. और जो 2nd, 6th और 10th houses होते हैं is known as अर्थ त्रिकोण या वेल्थ त्रिकोण. इन हाउसेस से हम वेल्थ के बारे में एग्जामिन करते हैं या वेल्थ के मामले में इन हाउसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर जो 3rd, 7th एंड 11th हाउसेस हैं वो काम के स्थान हैं, मतलब डिजायर के, हमारे सेंसुअल प्लेजर के. तो इन सेंसुअल प्लेजर के लिए इन 3 हाउसेस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फाइनली जो मोक्ष है या सल्वेशन है, उसके लिए 4th, 8th एंड 12th हाउसेस हैं. कि 4th एंड 8th एंड 12th हाउसेस दे आर
दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, या मोक्ष में उनका रोल होता है। इसके अतिरिक्त एक क्लासिफिकेशन जैसा आप देख रहे हैं हमने और किया त्रिशडाय हाउसेस का। त्रिशडाय वो क्या किया कि हमने देखा अभी कि लग्न से जो 6, 8 एंड 12 हाउसेस होते हैं उनको हमने त्रिक स्थान कहा। लग्न से 6, 8 एंड 12 हाउसेस होते हैं उसको हमने त्रिक स्थान कहा। तो कहा कि जो हमारी सर्वाइवल के लिए लग्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदर केंद्राज आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू सस्टेन आवर लाइफ। तो 4th, 7th और 10th हाउस से भी देखिए आप 6, 8, 12 पोजीशन में कौन कौन से हाउसेस हैं। तो दे मे आल्सो बी बैड फॉर 4th, 7th एंड 10th हाउसेस। जैसे लग्न के लिए आपका 6, 8, 12 हाउसेस खराब हाउसेस या अशुभ स्थान हमने कहा, तो उसी तरह दूसरे केंद्रों से भी देखो 4th हाउस केंद्र से 7th से 10th से कि 6, 8, 12 पोजीशन में कौन कौन से हाउसेस हैं। तो दे मे बी बैड फॉर दोज केंद्र स्थानास। जैसे अगर 4th हाउस से कोई 6, 8, 12 में हाउस है तो दैट मे बी बैड फॉर द डोमेस्टिक कंफर्ट। अगर 7th हाउस से 6, 8, 12 में कोई हाउस है तो इसमें भी बैड फॉर योर भोग एक्चुअली। या 10th हाउस से अगर 6, 8, 12 में है तो इट विल हैव एन एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन योर प्रोफेशन। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो वी फाउंड आउट देयर आर 3 हाउसेस, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउसेस। इनको कहा हमने त्रिशडाय हाउसेस एंड they are supposed to be the worst houses from this angle or from other kendras point of view. अब 6th हाउस अभी आप देख ही रहे हैं कि पहले हमने कहा कि त्रिक हाउस है, फिर हमने कहा उपाचय स्थान है, फिर हमने कहा त्रिशडाय हाउसेस है। तो so much contradictions कि एक तरफ हम कह रहे हैं बहुत खराब हाउस है, एक तरफ हम कह रहे हैं बहुत अच्छा हाउस है। But 6th house is much more than what we see here. अगर आप थोड़ा सा भी मैं अगर मेंशन करूं आपको, तो 6th house की पोजीशन क्या है from the 10th house? Can anybody tell? What is the position of 6th house from the 10th house? 10th house is the house of profession. Ninth. Pardon? Ninth position. Wonderful. 6th house is the 9th house from the 10th house. What does it mean? 10th house is the house of profession and 9th house is the house of fortune. So this is the house of fortune of the profession. जो भी हमारा fortune profession का भाग्य है, that is 6th house and is so important because profession में अगर हम लोग profession के लिए तो मरते हैं सब लोग, और जब तक उसमें भाग्य हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं होगी हमारी। तो वो हमें 6th हाउस से देखना है, कितना भी खराब हो, बट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स अ वंडरफुल हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। जैसे हम कहते हैं कि 9th हाउस हमारे भाग्य का सर्वोपरि है, तो ये तो 6th हाउस हमारे प्रोफेशन के लिए सर्वोपरि हो गया। इसके बाद भी देखें कि जो इसकी पोजीशन है 9th हाउस से क्या है। दिस इज 10th फ्रॉम द 9th हाउस, दिस इज 10th position from the 9th house, which indicates success in all your ventures. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम resources लगाते हैं, maybe manual resources or whatever resources we put in anything, उसमें हमें कितना सक्सेस मिलेगा। जैसे हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, For that purpose 6th house is very important. और हम नहीं चाहते कि हमारे resources waste हों. Nobody wants that actually. We want 100% utilization of resources. और वो कब होगा? जब हमारा 6th house साथ देगा। और वही हमारा aim है सबका कि हमारे resources का wastage ना हो, 100% utilization हो. And that is the management principle also. कहीं हमारे resources waste ना हो, और रिसोर्सेज अगर वेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको 6th हाउस देखना ही पड़ेगा। और जब तक 6th हाउस की ब्लेसिंग नहीं होगी, जब तक आपके जो भी काम आप शुरू करते हैं उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, nobody knows. और from any angle this becomes the most important house from profession point of view. और जब तक आप देखिए कि जब तक 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होता, आपको प्रोफेशन में you can't
rise after a certain level. तो इसलिए 6th हाउस का रोल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो हम ऐसे नहीं, because this is just the beginning, but just I mentioned to you because 6th house is such a complicated position, such a important position, such a strong position कि जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो people get confused कि what to do. एक तरफ हम कह रहे हैं खराब है, एक तरफ हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई हाउस नहीं है. So all these complications, all these contradictions will be there while making prediction. Then we have to use your prudence also. तो ये इतना सिंपल नहीं है कि एक हाउस को हमने कहा त्रिक हाउस है तो आवर गेम इज ओवर. हमने कहा 8th हाउस सबसे खराब हाउस है. अभी हमने कहा कि 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस इन द हॉरोस्कोप. बट उसको देखिए 10th हाउस से क्या पोजीशन है उसकी. 10th हाउस से 8th हाउस की क्या पोजीशन है, कौन सा स्थान है? 11th हाउस. And 11th house is the house of gains. Yeah. 11th house is the house of gains. It means this is the house which is concerned with the professional gains. हम कहते रहे कि worst house है, ये है वो है, but profession के लिए तो बहुत important हो गया. और professional gain होंगे जब भी तो आपको status मिलेगा आपको. और ये देखा गया है कि जिन लोगों का high status है profession में, always you find that 10th house has an association with the 8th house. हम कितना भी खराब कहें 8th house ये है वो है, but profession के point of view से बहुत important हो गया. Gain in the profession. ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर 6th हाउस में मार्स बैठा है, सैटर्न बैठा है और 8th हाउस में जुपिटर बैठा है, 10th हाउस में वीनस बैठा है, तो बेनिफिक मेलेफिक किसको स्टडी करेंगे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि करियर के लिए क्या अच्छा है? We will make an assessment because we see the malefic effect as well as the benefic effect. होलिस्टिक अप्रोच. Then we have to find out the net effect कि malefic है benefic है. As we do in every case. अब normal life में क्या करते हैं, इसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, then you have your priorities, उसके हिसाब से आप choose करते हैं कि हमें क्या करना है. तो वही नेगेटिव पॉजिटिव है जो SWOT एनालिसिस करते हैं, वही हमें इसमें भी करना है सारा का सारा. तो सर ये हम कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं या मतलब कुछ क्वांटिटीज एसोसिएटेड है, कितना बेनिफिक है कितना बेनिफिक है? Depending on the strength of each planet. Depending on the इसका strength. मतलब तो ये हुआ ना कि ये 6th हाउस स्पेशली अगर हम अलग से देखें तो ट्रिक हाउस भी है, उपाचय भी है, रिश्तेदारी भी है और मेरे ख्याल से that's it. I mean, सब कुछ है. And this becomes the most important house also. पर इसमें डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा कि अगर डिग्री इज मोर या उसका वो बलवान है, अडल्ट है? डिग्री तो हमने क्यों देखा? Because of the initial assessment about the strength of the planet. We should have some initial idea, rough idea. But ultimately what we do, we calculate the strength of all planet, all houses. जो आप कंप्यूटर हॉरोस्कोप में देखते हैं कि one full page is devoted to the strength of the planet as well as the strength of houses. उसमें हम बहुत various angles से planet की strength calculate करते हैं, and that is the final strength of each planet and the house. तो हमें ultimately we are concerned with that, but just to have an initial assessment about the strength of the planet, we see the longitude of each planet. But ultimately we have to go for the ग्रह और भाव बल बोलते हैं, the strength of the planet as well as the strength of houses. Now further classification, जैसे हमने कहा कि 1, 4, 7, 10 houses हैं, ये हमारे केंद्र स्थान है, ये हमारे केंद्र स्थान है to sustain the life. उसके बाद जो 2, 5, 8, 11 houses हैं, इसको हम सक्सीडेंट हाउसेस बोलते हैं या हिंदी में इसको पणफर हाउस बोलते हैं. और जो नेक्स्ट 3 हाउसेस हैं 3, 6, 9, 12, we call them the cadent houses or the अपोक्लिम स्थान. तो ये 3 हमारे जो, अगर हम अपनी लाइफ को, let's say the longevity is 90 years, so we divide the life into 3 equal part, 30, 30, 30. So first one represents the first 1/3 part of the life, second represent the second 1/3 part of the life, and third represent the last part of the life. So Kendra means the first 1/3 part of the life. What does it mean? First 1/3 part में आप क्या करते हैं?
you Studies. you have the maximum energy at that time. You have the maximum energy at that time, and you put all your energy to create an infrastructure around you which can help you to sustain your entire life. यही करते हैं, आपने पढ़ाई की, जल्दी जल्दी नौकरी की, फिर आपने जल्दी सोचा एक मकान बनाऊं, गाड़ी लूं, शादी करूं. So you try to create an infrastructure, best infrastructure, which can help you to sustain the life throughout your age section. और इसीलिए कहा कि ये जो houses हैं, they have the maximum strength. They are the strongest houses. 1, 4, 7, 10, जिनमें आपकी एनर्जी जो है उस टाइम एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है. फिर जो सक्सीडेंट हाउसेस हैं 2, 5, 8, 11, they represent the second 1/3 part of your life. अब second 1/3 part में आप क्या करते हैं कि आपने एक infrastructure create किया around you, then you want to enjoy that infrastructure. जो आपने facility develop की, जो आपकी education हुआ, जो आपकी अच्छी नौकरी लगी, फिर आप उसको थोड़ा enjoy करते हैं second 1/3 part of life. तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. तो उसी हिसाब से जो सेकंड, 5th, 8th एंड 11th हाउसेस हैं, वो उनकी भी जो स्ट्रेंथ है या जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाती है. फिर लास्ट में 3, 6, 9, 12 केडेंट हाउसेस का रोल आ जाता है. एंड व्हेन वी गो टू द लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ, आवर प्रायोरिटी चेंजेस. देयर इज कंप्लीट यू टर्न इन द प्रायोरिटीज. उस टाइम ना तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर बनाने की बात करते हैं, ना ही ज्यादा उसको एंजॉय करने की बात करते हैं. योर प्रायोरिटी कंप्लीटली चेंजेस. तो इन हाउसेस जो है कंपैरेटिवली वीक होते चले जाते हैं. I just request that please put the video off, actually audio off, because creating a lot of disturbance actually. बस हो गया, दो दिन बात कर रहे हैं, ये फिर और कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है, एक साथ ही करा लें. Somebody has put the audio on, so can you please so then 3rd, 6th, 9th and 12th houses, they represent the last 1/3 part of your life. और last 1/3 part means कि इन houses का जो strength है या जो energy है वो कम होती है, और उस टाइम आपकी जो प्रायोरिटीज है वो पूरी चेंज हो जाती है. वही देखिए यहाँ पर थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ऑल द पीपल. 6 इज द हाउस ऑफ डिसीज, यू गेट इन्वॉल्वड इन सम हेल्थ प्रॉब्लम. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, धर्म स्थान है, यू गेट इन्वॉल्वड इन द धर्म स्थान. एंड 12th हाउस इज द अल्टीमेट मोक्ष, एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली. So they become important during the last 1/3 part of the life. तो ये जो planet होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर केंद्र स्थान में है तो strongest है, अगर सक्सीडेंट हाउसेज में है तो थोड़ा वीक हो जाते हैं, और अगर अपोक्लिम स्थान में है तो और थोड़ा उनकी जो हाउस की वजह से वीक हो जाते हैं. So that is the purpose of these अपोक्लिम और the cadent houses. ये हमारे हाउसेस का क्लासिफिकेशन है. और जैसा मैंने कहा कि जो प्लैनेट की पोजीशन होती है जोडियक में, दैट इज वन थिंग. वी हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द हाउसेस आल्सो, कि किस हाउस में प्लेस्ड है और उस हाउस की वजह से उसको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है. मेरे को एक और क्वेश्चन आ गया है जी. If this Apophis house has weakest planets, तो इसमें अगर malefic planets आ जाएंगे तो उनकी potency weaker हो जाएगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि weakest houses है ये. Weakest planets, basically उनकी energy इतनी strong नहीं होगी. नहीं, planet की तो हमने बात ही नहीं की. We are talking of all about houses. हाँ, तो ये जो houses हैं ये weak houses हैं, तो इसके अंदर जो भी हुआ कि ये जो 1, 4, 7, 10 हाउसेस में कोई भी प्लैनेट होता है तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन. करेक्ट. इसमें 2, 5, 8 मिला में तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है. करेक्ट. 3, 6, 9, 12 में उससे थोड़ा सा कम हो जाता है. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग. तो उनकी अगर जो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं उनकी पोटेंसी वीकर होगी या दे विल follow the same potency of their own? ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली चेंज हुआ, बट अल्टीमेटली तो जो ओवरऑल पोजीशन है प्लैनेट की उसके ऊपर डिपेंड करेगा. बट हाउसेस की वजह से थोड़ा सा जो कम ज्यादा होता है. दिस इज दैट एक्चुअली. Basic potency will remain the same.
हाँ हाँ, वो तो प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट जस्ट बाय वर्च्यू कि एक प्लैनेट इस हाउस में प्लेस्ड है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो उससे काफी डिफरेंस आ गया उसकी स्ट्रेंथ में जो है। तो दीज हाउसेस, जो केंद्र हाउसेस हैं, दे हैव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. These houses have less than the Kendra house's strength, and these houses have the minimum strength. तो ये हमारा different houses का है. I can show you, I think, in the chart also. ये लग्न चार्ट होता है, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, और इसमें ये जो है ये फर्स्ट हाउस है जिसको हमने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, और ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th हाउसेस. तो ये जो चार स्थान है सेंटर में, ये हमारे केंद्र स्थान हो गए 1, 4, 7, 10. ये जो चारों केंद्र में है ये हमारे केंद्र स्थान जिनकी हमने चर्चा की इन 3 हाउसेस की. फिर हमने कहा कि ये जो त्रिकोण बन रहा है 159 का, इट्स लाइक ए त्रिकोण ट्राइन, ये हमारे हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गए जिसको हमने विष्णु स्थान कहा. हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी या विष्णु स्थान, ये हमारे ट्राइन हाउसेस. फिर जो त्रिक हाउसेस हैं जो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, दीज आर 6th हाउस, दिस इज 8th हाउस एंड दिस इज द 12th हाउस. तो ये जो 6, 8, 12 हाउसेस हैं, दे आर त्रिक हाउस और दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ. और जो सेकंड और 11th हाउसेस हमने कहा था, ये जो सेकंड हाउस है ये 11th हाउसेस है, ये न्यूट्रल हाउसेस हैं, और इनका जो हाउसेस का इफेक्ट प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर नहीं पड़ता. और जो सेकंड हाउस है और 7th हाउस है, ये दोनों हाउसेस को हमने मारक स्थान भी कहा कि ये डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस है. फिर जो थर्ड हाउस था, 6th हाउस था, 10th हाउस था और 11th हाउस का, इसको हमने त्रिशडाय स्थान भी कहा कि 10th हाउस हमारा बहुत अच्छा है, 11th हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में त्रिशडाय हाउस भी है. और उपाच्य स्थान हो गया 3, 6, 10, 11 और त्रिशडाय इज थर्ड हाउस, 6th हाउस एंड द 11th हाउस. तो ये हमारे केंद्र हैं 1, 4, 7, 10, 2, 5, 9, 2, 5, 8, 10 हमारे 2, 5, 8, 11 हमारे सक्सीडेंट हाउसेस हो गए, और 3, 6, 9, 12 हमारे केडेंट हाउसेस हो गए. तो इस तरह से हम इन हाउसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं. एंड दिस हाउस, 6th हाउस, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाउस कि त्रिक हाउस भी है और उपाच्य स्थान भी है, त्रिशडाय हाउस भी है, प्रोफेशन का हमारे भाग्य स्थान भी है, और इट इंडिकेट सक्सेस इन ऑल योर वेंचर आल्सो. तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो देन वी हैव टू सी दैट हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज, how to evaluate this house, how to make an assessment about this house. So that we will all look into after we study the basic things actually. अब हम जब बात करते हैं about astrology or the horoscope, जब भी कोई हमारे पास horoscope बनाने के लिए आता है तो we need certain information from that person. जब भी आपके पास कोई हॉरोस्कोप बनवाने के लिए आएगा तो उसको आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ. तो you should have some idea कि what all these things mean in the astrology. What do you mean by the place of birth? What do you mean by the time of birth? And what do you mean by the date of birth? तो एक एक चीज की हम बात करते हैं. प्लेस ऑफ बर्थ, ये हम लोग सभी जानते हैं कि we are not interested in the name of the city where the birth has taken place. We are basically interested in the coordinate of that place on the earth so that we can locate the place on the earth. और जो कोऑर्डिनेट हैं किसी भी प्लेस को जानने के लिए, they are basically latitude and the longitude of that particular place. Latitude and the longitude of that particular place. और ये अगर हमारा अर्थ है तो the line dividing the earth into 2 halves is known as the line of equator. ये हमारा इक्वेटर है. और जो भी लाइन है parallel to the equator, you are seeing all these lines which are
parallel to the line of equator, which are going from here to here and from here to here. So all these lines which are parallel to the equator, they are known as the lines of latitude. उनको हम lines of latitude बोलते हैं. और जब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, this is the north pole, 90 degree north pole, and this is 90 degree south. तो किसी भी place का latitude may vary from 90 degree north to 90 degree south. किसी भी place का अगर हम latitude जब देखते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि its value has to be less than or equal to 90 degree. 90 degree से ऊपर नहीं हो सकता latitude. और जैन सर 1 मिनट जी, इस फिगर में ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरचेंज हो रखा है. नहीं यस नहीं वो लग रहा है आपको, बट इट्स नॉट दैट एक्चुअली. वो थोड़ा सा एरो का कोई मार्किंग इस टाइप से है, बट लॉन्गिट्यूड पैरेलल टू से दिस जो वेस्ट ईस्ट. नहीं ये गलत है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंडिकेटेड, बट ऑल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इक्वेटर, जो आप दिख रही हैं आपकी जो पैरेलल लाइन, वो लैटिट्यूड हुआ ना, वो तो हाँ यही द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. दीस आर ऑल द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. यहाँ पर मगर लॉन्गिट्यूड को इसने लैटिट्यूड दिखा नहीं, वो इंडिकेशन थोड़ा सा गलत बना रखा है, बट ऑल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इक्वेटर, दे आर नोन एज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड. और जैसा आप देख रहे हैं कि किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. दूसरा जो इसका डायरेक्शन होगी, या तो नॉर्थ होगा या साउथ. अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ होगा, अगर साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो साउथ होगा. एंड इक्वेटर इज अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो ये तो लैटिट्यूड हो गया. अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करें बाय डिफरेंट लाइंस, ये जो लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है, दीज लाइंस आर नोन एज द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इनको हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. ऑल लाइंस ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो आपने दो चीजें देखी कि जो इक्वेटर है, सॉरी जो लैटिट्यूड की लाइन है, दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, लेकिन जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ. जब भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक स्फीयर पर ज्वाइन करेंगे, तो वी फाइंड दैट ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ. और जो काउंट करने के लिए हमने लैटिट्यूड को, तो हमने रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर ले लिया कि इक्वेटर से हमने 0 से शुरू करके वी वेंट अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड वी वेंट अप टू 90 डिग्री साउथ. So that equator was the reference point. अब ये longitude तो पूरे sphere पर है, so there has to be some reference point for this also. So because UK ruled the entire world actually. So what they did, the line passing through the Greenwich. Greenwich is a place in UK where they have this Royal British Observatory. तो उन्होंने कहा कि the line passing through the Greenwich, that will be the reference point for measuring the lines of longitude. The line passing through the Greenwich. तो ये जो line बीच में से pass हो रही है, this is the line of passing through the Greenwich. तो इसको हमने 0 डिग्री मेरिडियन कहा, या इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या आप इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं. कि जो रेफरेंस पॉइंट है, लैटिट्यूड में तो आसान था, हमने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, पर longitude के पर्पस के लिए the line passing through the Greenwich where we have this Royal British Observatory, that is known as the starting point. That is the reference point for counting the lines of longitude. और इसको हम prime meridian भी बोलते हैं और 0 degree meridian भी बोलते हैं, और ये हमारा starting point हो गया. Now from this line we have to go either on this side or on this side. We have to go up to the 180 degree from this or 180 from this. So we cover the entire sphere actually. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो longitude होगा वो 180 degree west या 180 degree east होगा. We can go up to 180 degree east or west. तो जब भी जो longitude की वैल्यू होती है वो जैसे लैटिट्यूड कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री, उस तरह से जो लॉन्गिट्यूड है इट कैन वेरी अप टू 180 डिग्री. और लैटिट्यूड की डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ होती है,
और लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट होती है। तो जब भी हम बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, वी आर बेसिकली कंसर्न विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसी में हमारा इंटरेस्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ऑफ बर्थ। Sir, I have one question. जी Sir, before this, basically जो UK का concept है zero prime meridian का, जी how are rishis and munis calculate these latitudes and longitudes? ये अभी नया नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, अभी नहीं बना है, ये बहुत पुराना है। जब भी हम लोग कब से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो वही बात है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जब से हमारा हिस्ट्री है, जो भी है, जब से सेम कंसेप्ट है, देयर इज नो चेंज इन दैट, इट रिमेन्स द सेम। But still, मतलब 1000 years back, मतलब वो कैसे कैलकुलेट करते थे? सारा उन्होंने कैलकुलेट किया ही है, और क्या किया है, वो बता देते थे कि 100 साल के बाद कब एक्लिप्स पड़ेगा। तो दे हैड डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशंस। उस टाइम मैथमेटिक्स तो In those olden times, I think there was this Dhruv Tara, based Yeah. on which they not just calculated the time, but also calculated the distance of Earth what I'm and saying, the location of coins. they had the different Okay. methods actually, तो Okay, जो भी थे, different but they were able to calculate। Okay. तो ये जो now we were talking about the time of birth। अब जो कोई भी हमसे टाइम पूछता है, हम अपना घड़ी में टाइम देखते हैं और उसको बता देते हैं कि ये टाइम ऑफ बर्थ है। बट डू वी रिक्वायर दैट टाइम? पहले तो टाइम का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो टाइम है वो वर्ल्ड के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड टाइम है, और हर कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, विच इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो वर्ल्ड का जो टाइम है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो टाइम होगा 0 डिग्री मेरिडियन पर या ग्रीनविच में, that will be the standard time for the world. We call it Greenwich Mean Time, GMT, Greenwich Mean Time। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया या स्टैंडर्ड टाइम हो गया for the world. Now we know that Earth rotates 360 degree in 24 hours. Earth rotates 360 degree in 24 hours. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री। In 1 hour, it will rotate 15 degree. Or you can say to rotate 1 degree, it will take 4 minutes. 15 degree in 60 minutes, therefore 1 degree in 4 minutes. तो अर्थ जो है वो 1 डिग्री 4 मिनट में रिवॉल्व करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि with each degree change in the longitude of the place, with each degree change in the longitude of the place, the time difference will be 4 minutes. With each degree change in the longitude of the place, the time difference will be 4 minutes, right? अब अर्थ हमारी जो मूव कर रही है, that is from west to east. Earth is rotating from west to east. It means the places which are east of Greenwich, the places which are east of the Greenwich, they will be ahead of the Greenwich Mean Time, and the places which are west of Greenwich, they will be behind Greenwich Mean Time. तो अगर ये दो चीजें आप याद कर लें तो you can find out the time of any place on the world actually. कि पहला तो यह है कि with each degree change in the longitude, the difference in the time is 4 minutes. And if you are going toward the east of the Greenwich, we are ahead of the Greenwich Mean Time. And if you are going west of the Greenwich, we are behind the Greenwich Mean Time. So India, maybe for the sake of standardization, they had to implement some standard time. तो उन्होंने IST या Indian Standard Time को implement किया, which is the time of a place whose longitude is 82.5 degree. जो हमारा स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो आप घड़ी से अभी देख रहे हैं, this is not the time of Delhi. This is the time of a place whose longitude is 82 degree 30 minutes. जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये टाइम जहां पर हम बैठे हुए हैं उस जगह का नहीं है,
ये टाइम उस जगह का है जिसका कि लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री और 30 मिनट्स है। एंड दिस प्लेस इज एज वी ऑल नो इट्स नियर इलाहाबाद और बनारस एक्चुअली, उस जगह का टाइम है। अब इससे हमें क्या लेना देना? व्हेन वी टॉक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट टाइम, वी आर कंसर्न्ड विद द टाइम वेयर द बर्थ हैज टेकन प्लेस। उस जगह के टाइम में हमारा इंटरेस्ट है, ना कि हमारा IST में इंटरेस्ट है, GMT में इंटरेस्ट है। उसको हम कहते हैं लोकल मीन टाइम। हमें चाहिए कि जिस जगह पर बर्थ हुआ है उस टाइम, उस जगह का लोकल टाइम क्या है। और लोकल टाइम मैंने कहा कि वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली कि 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड का चेंज होगा तो टाइम डिफरेंस 4 मिनट होगा। अगर हम ईस्ट जा रहे हैं तो टाइम आगे है, अगर वेस्ट जा रहे हैं तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ अ प्लेस हुज लॉन्गिट्यूड इज 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर हम इसको GMT से कंपेयर करें या ब्रिटिश टाइम से कंपेयर करें तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री हो गया ये। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1 डिग्री से टाइम में 4 मिनट का अंतर आता है, और हम यहाँ पर हैं 82.5 डिग्री। तो we just multiply 82.5 into 4, we get 330. We get 330. It means we are ahead of 330 minutes or 5 hours and 30 minutes from the British time, from the Greenwich Mean Time. तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में किसी का बर्थ हुआ है, दिल्ली में मान लीजिए किसी का इस समय बर्थ हुआ है, तो हमने घड़ी में टाइम देखा कि लेट अस से कि 4:45 हो रहा है इस समय जो। तो हमें ये देखना है कि दिल्ली में इस समय कितना टाइम होगा। तो हमें दिल्ली का लॉन्गिट्यूड मालूम होना चाहिए। दिल्ली का लॉन्गिट्यूड इज 77 डिग्री 13 मिनट्स, 77 डिग्री 13 मिनट्स। और हम वेस्ट ऑफ दिस IST हैं, क्योंकि IST का लॉन्गिट्यूड 82.5 है। तो पहले तो हमने इन दोनों में डिफरेंस निकाला, 82 डिग्री 13 मिनट्स एंड 77 डिग्री 13 मिनट्स। तो कितना आया? 5 डिग्री एंड 17 मिनट्स, 5 डिग्री एंड 17 मिनट्स आया। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स टू 21 मिनट्स एंड 8 सेकेंड, 21 मिनट्स एंड 8 सेकेंड। इसका मतलब अगर इस समय हमारा घड़ी जो है टाइम 4:45 दिखा रही है, तो दिल्ली का टाइम जो है 21 मिनट्स 8 सेकेंड कम है उससे। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट टाइम कि जहां पर बर्थ हुआ है उस जगह का लोकल टाइम क्या है, उसी को हम यूज करते हैं, ना कि IST को यूज करते हैं। क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं IST लिखते तो जरूर है, बट दैट सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स दैट इनटू द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। इसीलिए प्लेस की जो है इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोकल टाइम कैलकुलेट करते हैं, और उसका भी फॉर्मूला भी है कि अगर हमें किसी भी वर्ड में किसी भी जगह अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो लोकल टाइम इज इक्वल टू GMT प्लस माइनस longitude of the place and divide that by 15. GMT plus minus longitude by 15. और प्लस साइन हम यूज करेंगे if we are east of Greenwich, और माइनस साइन हम यूज करेंगे if we are west of Greenwich. तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस का समय निकाल सकते हैं अगर हमको उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड मालूम। तो इस तरह से हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, और टाइम इन एस्ट्रोलॉजी मीन्स द लोकल टाइम, नॉट द एनी स्टैंडर्ड टाइम. So we need to find out the local time of the place where the birth has taken place, or the place where for which you are going to cast the horoscope. तो इस तरह से हम टाइम निकालते हैं. और दूसरी चीज ये है कि जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, our day starts from sunrise. Reference point is always sunrise, not the midnight. यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे, the day is from sunrise to the next sunrise, not from midnight to midnight. Our reference point is always sunrise. और हम जो 24 आवर्स होते हैं उसको जो एस्ट्रोलॉजी में पहले हम जो वर्ड यूज करते थे, दैट यूज्ड टू बी होरा, नॉट आवर बट होरा, HORA. क्योंकि जो दिन को हम अहो कहते थे और रात्रि को रात्रि,
तो डे एंड नाइट यूज्ड टू बी अहोरात्रि, अहोरात्रि। तो बीच का जो वर्ड है होरा, दैट वी सेलेक्टेड टू मेजर द टाइम। तो दिन में 24 होराज होते हैं, और कहते हैं कि इवन द वर्ड आवर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट होरा वर्ड एक्चुअली। तो हम काफी बार होरा का इस्तेमाल करते हैं, बट होरा इज आल्सो ऑफ 1 आवर। इसके अतिरिक्त बहुत से जो लोग हैं जिनके पास अपना पुराना हॉरोस्कोप बना हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि टाइम जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता कि जैसे आजकल हम कंप्यूटर हॉरोस्कोप में लिखते हैं कि डेट ये है, टाइम ये है। दे डोंट राइट टाइम लाइक दैट एक्चुअली, द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द टाइम। उसमें जो टाइम पहले मेजर होता था, दैट यूज्ड टू बी इन घटी, पल एंड विपल, not in hour, minute and second. It used to be in घटी, पल and विपल actually. तो क्या रिलेशन है घटी, पल एंड विपल का? One hour is equal to 2.5 घटी, 1 minute is equal to 2.5 pal, and 1 second is equal to 2.5 vipal. This was the relation. 1 hour is equal to be 2.5 घटी. It means 1 घटी is equal to 24 minutes. 1 घटी is equal to 24 minutes. 1 minute is equal to 2.5 pal, and 1 second is equal to 2.5 vipal. तो जो भी पुराना हॉरोस्कोप है, जिन लोगों के पास, जब भी आपके पास आएंगे, तो they will not be knowing about the right time. You have to read the horoscope. और हॉरोस्कोप में आपको पता नहीं चलेगा कि हम टाइम को कैसे देखना है और क्या करना है। तो उसके लिए आपको एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, उसको हम 2-3 तरह से कहते हैं। एक तो इष्टकाल होता है, and the meaning of all these terms is same. We call it इष्टकाल, या मंडलियोदिष्टम बोलते हैं, या सूर्योदिष्टम बोलते हैं। तो you have to find out कि इनमें से तीनों में से कोई भी वर्ड होगा, somewhere it will be written over there actually. आप जो पुराने हॉरोस्कोप वाला कोई भी आएगा आपके पास, उसको हम इष्टकाल लिखा होगा, या मंडलियोदिष्टम लिखा होगा, या सूर्योदिष्टम होगा। All have the same meaning. There is no difference. The meaning is same. Sometimes we write Ishtkal, sometimes we write Mandaliodishtam, or sometimes we write the Suryodishtam. So what these terms indicate? These terms indicate that time elapsed after sunrise. Time elapsed after sunrise. इसका मतलब ये हुआ कि बर्थ टाइम में और सनराइज के टाइम में कितना डिफरेंस है। बर्थ टाइम में और सनराइज के टाइम में कितना डिफरेंस है, बिकॉज वी यूज्ड टू टेक सनराइज एज द बेस स्टार्टिंग टाइम एक्चुअली, और उसमें और सनराइज के टाइम में कितना डिफरेंस। मान लीजिए कि सनराइज सुबह 6 बजे हुआ और बर्थ आपका दिन में 2:30 बजे हुआ, तो कितना डिफरेंस हो गया? 8.5 घंटे। तो हम कहेंगे इष्टकालिस 8.5 घंटे, और 8.5 घंटे को हम घटी, पल, विपल में बदल लेंगे, एंड वी इंडिकेट समथिंग लाइक दैट। आपने जो हॉरोस्कोप में होगा वो इस टाइप से कुछ लिखा होगा, समथिंग एनीथिंग लाइक दिस एक्चुअली। सर एक चीज कंफ्यूजन है यहाँ पे। हाँ जी सर 2.5 घटी इज इक्वल टू हाउ मच पल? हाँ, 1 घटी इज इक्वल टू 60 पल। दैट रिलेशन इज सेम। I will just mention also. 1 घटी is equal to 60 pal, and 1 pal is equal to 60 vipal. जैसे आवर, मिनट एंड सेकंड में है, ऐसे हाँ जी इसमें है। तो ये 1 घटी is equal to 60 pal and 1 pal is equal to 60 vipal. तो जो भी टाइम आया
जो इसमें ईस्ट काल लिखा हुआ है वो ईस्ट काल है डिफरेंस बिटवीन द सनराइज टाइम एंड द बर्थ टाइम। और जैसे मैंने कहा कि अगर सनराइज 6 बजे हुआ है और अगर बर्थ दिन के 2:30 बजे हुआ है तो 8.5 घंटे जो है ईस्ट काल हो गया। अब 8.5 घंटे को जो भी इस कैलकुलेशन से आप उसको घटीपल विपल में चेंज करके वी राइट लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट। तो ये फिगर को आपको लेना है, ये जो भी फिगर वहां लिखी हुई है इसको, ये घटी है, ये पल है, ये विपल है, इसको आप आवर मिनट और सेकंड में चेंज कर लीजिए, आवर मिनट और सेकंड में चेंज कर लीजिए इसको। और हर हॉरोस्कोप में सूर्योदय का समय लिखा होता है, सूर्योदय का समय भी लिखा होगा, तो उस सूर्योदय के समय में ऐड कर दीजिए इसको, तो यू गेट द बर्थ टाइम इन IST। तो उसमें आपको IST में बर्थ टाइम मिल जाता है और उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज करके यू कैन फाइंड आउट द, यू कैन मेक द हॉरोस्कोप। लेकिन मतलब जो ये लिखा हुआ है जैसे 40/23/34 दिस इज घटी, दिस इज हाँ, पल, मैं दिस समझ इज गई। विपल। एंड व्हाट वी डू इज 40 into 2.5 आवर्स निकल आएंगे, 40 divided by 2.5 divided by sorry divided by 2.5 we that bring is out the the hour. and similarly 23 divided by 2.5 minutes आ जाएंगे और 34 divided by 2.5 seconds आ जाएंगे। करेक्ट। तो इस तरह से हम टाइम में को चेंज करके वी कैन फाइंड आउट दैट थिंग। तो दिस इज अबाउट टाइम। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग and that is about the date. Date is very, very important here, and what we are going to discuss is the different calendars that we use in our system, and जो भी हम बात करेंगे ये इतनी important है कि आपको day to day life में use होगी। जब तक आप एस्ट्रोलॉजर हैं, everybody will keep on disturbing you and to find out कि ये कौन सी तिथि है, कौन सा डेट है, अधिक मास है, very complicated thing that you will come to know actually। कि ये जानना बहुत जरूरी है, जानना ही नहीं समझना जरूरी है पहली चीज, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपको दिन रात आपका इस्तेमाल होना है, पहली चीज। दूसरा ये है कि ये चीजें आपको बुक में भी नहीं मिलेंगी, बुक में भी आसानी से नहीं मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड यू कैन क्लियर योर डाउट एक्चुअली, क्योंकि ये चीजें बुक्स में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जहां जहां कभी भी आपको डाउट होता है किसी को भी, तो काइंडली स्टॉप मी इन बिटवीन एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि ये इक्वेटर है हमारा, दिस इज द इक्वेटर and this is the ecliptic, that is the path of the sun. This is ecliptic, this is the path of the sun, and these 2 points where the ecliptic cuts the equator, these are the equinoxes that we know कि इसको हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं जो कि 21 मार्च का टाइम है, और इसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं जो 21 सितंबर को पड़ता है। These are 2 vernal equinoxes, sorry, equinoxes. One is the vernal and another is the autumnal equinox, जहां हम कहते हैं दिन और रात बराबर टाइम की, बराबर ड्यूरेशन के होते हैं। This is the time of 21st of March and this is the time of 21st of September. और ये जो पॉइंट है, this point is known as summer solstice. Summer solstice is around 21st of June and this is the time when the day is the longest. दिन जो है सबसे ज्यादा बड़ा होता है 21st of June को, इस पॉइंट को कहते हैं समर सोल्स्टाइस। ऐसे ही जब यहाँ पर आते हैं तो दिस पॉइंट इज नोन एज विंटर सोल्स्टाइस, when the day is the shortest, when the day is the shortest, and that is around 21st of December. तो ये 4 पॉइंट हैं, and basically this point that we are talking of vernal equinox, that is the 0 degree of the zodiac. इसने अभी ये नहीं पूछा कि because we have been discussing about the zodiac. Zodiac is 360 degree, 0 degree से 30 degree, Aries sign होता है, but nobody talked कि what is 0 degree zodiac. So this is the 0 degree of the zodiac. This point, zodiac starts from here.
and this is the 90 degree of the zodiac, this point. This is 180 degree of the zodiac. This is 270 degree of the zodiac, and this is 360 degree of the zodiac. अब जो अर्थ है, अर्थ के 3 मोशंस होते हैं. Earth has 3 motions. One we discussed is rotating on its own axis once in 24 hours. एक मोशन वो हो गया. दूसरा यह है कि it's revolving around the sun. Revolving around the sun. It takes 1 year to complete 1 revolution around the sun. And third is, the most important is that the earth axis is not vertical. Earth axis is not vertical. It's inclined to the vertical at an angle of approximately 23 degree. अर्थ की एक्सिस वर्टिकल नहीं है और अर्थ की जो एक्सिस इंक्लाइंड है फ्रॉम द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री. जैसे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, लट्टू चलाते हैं, तो आप देखिए कि एक तरफ अपने चारों तरफ घूम रहा है, एक सर्किल में भी घूम रहा है और वो एक एक्सिस के ऊपर टिल्टेड रहता है. सेम थिंग इज द 3 motions of the earth actually. अब जो थर्ड मोशन है अर्थ का कि इस एक्सिस इज टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल, उसकी वजह से एक मोशन होता है इसमें एक्लिप्टिक में कि दिस इज नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट. दिस डज नॉट रिमेन ए फिक्स्ड पॉइंट. दिस मूव्स बैकवर्ड एट द रेट ऑफ 56 seconds per year. This is not a fixed point. This point is moving backward at of 56 seconds per year. And this phenomenon is known as precession of equinoxes. Precession of equinoxes, या इसको हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं अयनांश. अयनांश. और डिफरेंस ये है कि आप जब आप प्रिडिक्शन देखते हैं अपने डिफरेंट साइंस का, तो कुछ मैगजीन में लिखा होता है कि एरीज साइन इज फ्रॉम 15th April to 15th May, and in some magazines you find it from 23rd of March to 23rd of April. So naturally the question will come कि why difference? Why this difference? एक कह रहा है कि एरीज साइन या मेष राशि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में है, and another person is saying that it is not 15th April, this is 23rd of March to 23rd of April. उसमें अंतर सिर्फ यही है कि जब मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वर्नल इक्विनॉक्स का, इन फैक्ट दिस इज नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज मूविंग बैकवर्ड एट द रेट ऑफ 56 seconds per year. लेकिन हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं इसको फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसको फिक्स्ड पॉइंट नहीं मानते हैं, इसको मूविंग पॉइंट मानते हैं. और आज की डेट में ये जो डिफरेंस है इसमें अयनांश में, दैट इज अराउंड 23 डिग्री. डिफरेंस इज अराउंड 23 डिग्री. और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर डे. तो इसका मतलब इन दोनों सिस्टम में 23 डेज का डिफरेंस है. जैसे एक 15 अप्रैल कह रहा है तो उसमें 23 आप माइनस कर देंगे तो दैट इज अ वेस्टर्न सिस्टम. So now, as we have in all the other subject also, we have 2 school of thoughts in astrology. One who believe that the zodiac is a fixed point, one who makes all the calculation based on zodiac as a fixed point, 0 degree of the zodiac as a fixed point, and another who make their calculation based on that this is not a fixed point, this is moving backward, and they take Ayanansh into account. तो 2 हमारे स्कूल ऑफ थॉट हो गए, 2 सिस्टम हो गए ज्योतिष में. एक छोटा सा क्वेश्चन है, just one small question. The celestial equator that we are considering, that celestial equator is of the entire Milky Way or of like? This is the path of the sun. Path of the sun. That's ecliptic, you said, right? This is the same thing, ecliptic. So what is celestial equator? Equator is the dividing the earth into 2 halves, the line. नहीं, तो अर्थ तो हम सेंटर में दिखा रहे हैं ना. सन का एक्लिप्टिक और इक्वेटर का क्रॉस सेक्शन जो है, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज. इक्वेटर अर्थ में है, राइट? अर्थ का जो वेस्ट बेल्ट है दैट इज द इक्वेटर. करेक्ट.
So when you move the sun in an ecliptic motion, where will the word This is equinox the kahan? this is all imaginary things actually. Yeah. Yeah, this is all imaginary, but this is what we see from the earth. जैसे हम sun का path है, sun is not moving, but we see that sun is moving in a particular path, and that path is known as ecliptic. और उसके दोनों तरफ हमने 8-8 डिग्री लिया तो हमारा जोडियक बन गया. तो दिस इज ऑल इमेजिनरी थिंग्स एक्चुअली. तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए एस्ट्रोलॉजी में. एक बिलीव करते हैं कि जोडियक इज ए फिक्स्ड जोडियक, एंड another they believe that it is a moving zodiac because 0 degree of the zodiac is not a fixed point. तो जो हम लोग अपने सिस्टम में, वैदिक सिस्टम में फिक्स्ड जोडियक कंसेप्ट यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं निरयन सिस्टम, निरयन सिस्टम. और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो मूविंग जोडियक कंसेप्ट को यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं साइंस सिस्टम, साइंस सिस्टम. तो इन दोनों में आज की डेट में जो अयनांश है दैट इज अबाउट 23 डिग्री. तो इसलिए दोनों के टाइम में जो स्टार्ट का टाइम है वो 23 डिग्री का, 23 दिन का अंतर आ जाता है. अब आप देखिए कि हम दो तरह के कैलेंडर यूज करते हैं. वन इज द सोलर कैलेंडर, वन इज द ल्यूनर कैलेंडर. और आप देखते हैं कि जो किसी भी पंचांग के ऊपर या जब भी हम हिंदी ईयर की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे माइंड में आती हैं. एक विक्रमी ईयर है और एक साका ईयर है. विक्रमी ईयर और एक है साका ईयर. Vikrami year is the year which is based on the fixed zodiac system, which is based on the Nirayan system. And Saka year is the year or the calendar which is based on this system, moving zodiac system. तो अगर हम आज की डेट में देखें तो जैसे विक्रमी ईयर हमारा 2077 चल रहा है और साका ईयर इज 1942. तो विक्रमी ईयर हमारा करीब 57 इयर्स आगे है और ये 78 इयर्स पीछे है. बट द ओनली डिफरेंस इज कि द विक्रमी इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक सिस्टम और जो साका कैलेंडर है दैट इज बेस्ड ऑन द मूविंग जोडियक सिस्टम. So this is the difference in these two calendars. In this calendar, the year will start from 15th of April, whereas in this calendar, the year will start from 23rd of March. So that is the difference in these two calendars. अब जब हम different dates की बात करते हैं या different calendars की बात करते हैं ज्योतिष में, तो we use two type of calendars. One is the solar calendar, we call them, and another is the lunar calendar. So we'll first discuss about solar calendar. Solar calendar means the calendar which is based on the movement of sun alone. The calendar which is based on the movement of sun alone. इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही सन मेष राशि में एंटर किया तो नए साल की शुरुआत हो जाती है. As soon as the sun enters the 0 degree of the zodiac, that is the start of the new year. और सन जो है एक साइन क्रॉस करने में 1 महीने का समय लगाता है. वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सन मूव्स एट द रेट ऑफ 1 degree per day and the sign is of 30 degree. So sun takes either 30 or 31 days to cross a sign. और जैसे ही सन नया साइन क्रॉस करता है तो नए महीने की शुरुआत हो जाती है और उस पर्टिकुलर मूवमेंट को भी कॉल इट एज ए संक्रांति. कि जब संक्रमण, संक्रांति मीन्स संक्रमण व्हेन सन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन. और साल में 12 महीने हैं, हमारी 12 ही राशियां हैं. तो जैसे जैसे सन साइन चेंज करता चला जाता है वैसे वैसे नए महीने की शुरुआत हो जाती है. एंड दिस कैलेंडर coincides exactly with the English calendar. Surprisingly, this calendar coincides with the English calendar. And it's a very simple calendar कि सन का जैसे ही 0 degree of the zodiac में आया तो हमारे नए साल की शुरुआत हो गई और जैसे जैसे सन ने साइन चेंज किया हमारा नए महीने का शुरुआत हो गई. और सन जो एंटर करता है बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक, इट एंटर्स द एरीज साइन ऑन 15th of April. तो 15 अप्रैल को इस महीने की, इस साल की शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से और फिर 15 मई को इट एंटर्स द टॉरस साइन. तो नया महीना शुरू हो गया. फिर 15 जून को
फिर नए साइन में एंटर करेगा तो नए महीने की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, और ये सोलर कैलेंडर जो है वो एग्जैक्टली दे कोइंसाइड विद द इंग्लिश कैलेंडर। अब आप देख रहे हैं कि जो जैसे ही सन साइन चेंज करता है तो वी सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ संक्रांति। सन इज आवर गॉड, वी एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द सन। तो जैसे हम लोग हाउस वार्मिंग करते हैं, तो ऐसे ही जब सन नए साइन में एंटर करता है तो वी सेलिब्रेट इट। बट सन इज ए planet, spiritual planet, it's a planet of our soul, so we don't celebrate in the entertainment form, but हम लोग इसको पूजा पाठ के रूप में या रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंगल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र वगैरह का जाप करते हैं वो करते हैं, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो साल में कितनी संक्रांति हुई? 12 संक्रांति। साल में we have to understand that there are 12 Sankrantis, and each Sankranti will fall on the middle of the month, actually each month. और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 12 संक्रांति होती हैं, but layman knows only one संक्रांति, that is मकर संक्रांति। उसको तो और कोई संक्रांति का पता नहीं होता। And मकर संक्रांति is when the sun enters the Capricorn sign। 15 जनवरी को या 14 जनवरी को वो कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर करता है, तो उसको हम मकर संक्रांति के रूप में देखते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति ओवर द अदर संक्रांतिस। अब जो महीनों के नाम हैं, पहला महीना जो शुरू होता है जब सन 15 अप्रैल को मेष राशि में एंटर करता है, दैट मंथ इज नोन एज ए वैशाख मंथ। फिर 15 मई को सन टॉरस साइन में एंटर करेगा, that month is known as a ज्येष्ठ month। फिर 15 जून को एंटर करेगा मिथुन राशि में, तो आषाढ़ मंथ। 15 जुलाई को कैंसर साइन में एंटर करेगा तो श्रावण मंथ हो गया। फिर ऐसे ही जब 15 अगस्त को, जैसे आजकल जो महीना चल रहा है, तो लियो साइन में जब एंटर किया तो ये भाद्रपद हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे सन नई नई राशि में एंटर करता है तो हमारे लिए एक नए महीने की शुरुआत होती है। एंड द नेम्स ऑफ द मंथ आर लाइक दिस: वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन और चैत्र। तो ये तो विक्रमी कैलेंडर के महीने हैं जो कि 15 अप्रैल से शुरू होते हैं, और जो साका कैलेंडर है, जैसे मैंने कहा कि वो 23 मार्च को शुरू होता है। और डिफरेंस इन दोनों में यही है कि हमारे जो विक्रमी कैलेंडर में जो पहला महीना होता है वैशाख का होता है, लेकिन साका कैलेंडर में पहला महीना चैत्र का होता है। जो 23 मार्च को जो ईयर शुरू होता है उसमें पहला महीना जो है वो चैत्र का होता है, दूसरा महीना वैशाख का होता है। मतलब 23 मार्च को जब ये साल शुरू होगा तो पहला महीना चैत्र का, 23 अप्रैल को वैशाख का। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ when you look at the name of these months, so what do you find? These months are based on the names of nakshatras. These months have been named on the basis of nakshatras name. और nakshatra तो 27 हैं. Then the question arises कि why we have selected only 12 out of 27? What is wrong with other 15 nakshatras? तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन जो महीनों के नाम हैं वो इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर क्यों रखे गए हैं। एंड व्हेन वी गो इन डिटेल वी फाइंड दैट द कैलेंडर्स दैट वी यूज इज वेरी वेरी साइंटिफिक कैलेंडर। आई डोंट नो हु हैज मेड इट, बट इट्स सो साइंटिफिक, सो एक्यूरेट, इट्स अ वंडरफुल कैलेंडर। जब हम लोग आगे जब लूनर कैलेंडर की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, और फिर आप देखेंगे कि हमने इन महीनों के नाम वैशाखी क्यों रखा जब पहले महीने का नाम, या ज्येष्ठी क्यों रखा सेकंड महीने का नाम, एंड व्हाई वी हैव चोजन दिस 12 नक्षत्र आउट ऑफ 27 नक्षत्रास। तो दिस इज ऑल अबाउट सोलर कैलेंडर, और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस लूनर कैलेंडर इन डिटेल, बिकॉज लूनर कैलेंडर ही है जो हम उसको हमेशा यूज करते हैं 24 घंटे। वही हमारे सारे फेस्टिवल जो होते हैं वो लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हम लूनर कैलेंडर को और भी ज़्यादा डिटेल में एग्जामिन करेंगे।
और जो भी उससे कनेक्टेड चीजें हैं, we will discuss each and everything about the lunar calendar. So I think I stop now, and I give a chance to you. You can clear your doubts, any question, any doubt, any clarification you need actually. जो भी हमने डिस्कस किया है या पहले भी जो डिस्कस किया है सर संजय चतुर्वेदी। हाँ, संजय जी ने सर, आज ज्वाइन किया है, तो जी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस संजय चतुर्वेदी जी आल्सो। ही इज आल्सो सीए और he is also shown a keen interest in this knowledge, so I will request him to introduce himself to the group actually. Video on करके just introduce about yourself to the group actually. हाँ जी, सभी को नमस्कार मेरा। संजय चतुर्वेदी हूँ। मैं वैसे फाइनेंस से हूँ, फाइनेंस और अकाउंट्स में लाइन रही है। मैंने 36 साल जॉब करके 2018 में जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। वैसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया 20 साल से कवर कर रहा हूँ फरीदाबाद से। फरीदाबाद रहता हूँ मैं, और अभी मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अपनी, प्लस मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्ट है। बीच में कोशिश की कुछ बार, 1-2 बार पढ़ने की, कुछ समझने की, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ये समझ में आया। तो फिर मुझे पता लगा अनिल जी के बारे में, मुझे किसी ने रेफरेंस दिया, तो मैंने कहा इनको गुरु बनाना ज़्यादा अच्छा है कुछ सीखने के लिए। तो इनका बहुत बहुत इस बात पे धन्यवाद है, इन्होंने मुझे शिष्य की तरह स्वीकार किया है। Thank you so much. So अब now you can ask your question actually. मैं कहता हूँ कि विक्रम और शकम कहाँ मतलब इनका यूज करने में फर्क कहाँ है? जो विक्रमी कहाँ यूज करते हैं और शक कहाँ यूज करते हैं? देखिए, दोनों कैलेंडर हम यूज करते हैं। मैंने कहा कि जो फिक्स्ड जोडियक सिस्टम है, बट नॉर्मली जैसे हमने कहा कि हम जो अपने इंडियन सिस्टम में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली वी यूज ओनली विक्रमी कैलेंडर, लेकिन जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं तो दे गो बाय द साका कैलेंडर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करेंगे वो विक्रमी ही यूज करेंगे, क्योंकि विक्रमी इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक सिस्टम व्हिच वी आर यूजिंग एक्चुअली। एक सौ जैसे मैंने अब लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे पिछली क्लासेस का कुछ वीडियो वगैरह मिल सकता है? हाँ, I will send it to you actually. ठीक है, थैंक यू सर। जी चौधरी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन नहीं है? I have a question, uncle. This is Please, Bhavna. yeah. मेरा क्वेश्चन ये है अंकल कि actually just going back to the notion of लग्न and राशि, मून राशि जो होती है हमारी. So I guess in the applied world, जब जैसे कि कोई टीवी देखते हैं, astrologers start predicting कि अब मेष राशि में ये होगा और मकर राशि में ये होगा. Right. So those are for the moon rashis then? Is that what they're trying to predict? And उसके लिए हमें अपना मून राशि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा कि जो भी जो predictions होते हैं, they depend on 3 things. One is the position of planet in your horoscope. Second is what dasha you are running, and third is the transit, gochar. So what they are predicting is only about 1/3 of the part, that is the gochar prediction only. So it may not be applicable. Sometime it may or may not be applicable to you, but that is not the complete prediction. वो सिर्फ एक गोचर के बेसिस पर कि मून से या सन से जो भी वो सिस्टम यूज कर रहे हैं, उससे जो आजकल क्या प्लैनेट की पोजीशन है और उसके रिजल्ट क्या होंगे. So that is basically 1/3 part. That is not the complete. That can't be complete prediction actually about a particular sign. सिर्फ गोचर के बेसिस पर वो लिख देते हैं कि जो गोचर के बेसिस पर जो डिफरेंट राशियों की क्या पोजीशन चल रही है. वो समझ में आ गया अंकल, लेकिन हाँ, that I understood, but what I guess कि लोग पूछते हैं प्रश्न कि अभी हमने ये टीवी पे देखा कि कन्या राशि में ये परिवर्तन आने वाला है, तो हमारी राशि कन्या है तो हमें क्या परिवर्तन आएगा. So I guess उनके लिए हम क्या जवाब दें अगर ऐसे कोई
देखिए सर, गोचर की रिजल्ट देखने का एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, वी विल डिस्कस इन द क्लास एक्चुअली। तो इतना आसान नहीं है वो, तो एक उसका एक अलग से सिस्टम है कि प्लैनेट अगर मून साइन से इस राशि में गोचर कर रहा है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो वी हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल। अंडरस्टूड। हाँ, तो उसमें so different approach then. Different approach, altogether different approach. Got it. जैन साहब, आपने ये बताया कि फर्स्ट हाउस इज द बेस्ट हाउस। जी। हेलो। एंड 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस। 8th हाउस, हाँ। 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस। तो अगर कोई भी प्लेनेट अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है, कोई भी प्लेनेट मान लीजिए सैटर्न है, तो भी उसके रिजल्ट ठीक रहेंगे? या उसको जैसे जुपिटर मान लीजिए, मैंने कहा कि एक अगर वीक प्लैनेट भी होगा और फर्स्ट हाउस में अगर बैठ गया तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वो अगर 8th हाउस में बैठ गया तो उसके रिजल्ट 0 होंगे आपके। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द हाउसेस, कि एक वीक प्लैनेट भी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इट मे गिव यू 30-40% ऑफ द रिजल्ट्स। बट एक उच्च का प्लैनेट भी या मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठ गया तो इस रिजल्ट विल बी 0, उसके कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे आपको। एंड दैट द हाउस दैट मेक्स द डिफरेंस। ओके सर, अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स, सॉरी, गो ऑन प्लीज। सर, अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में हो तो उनकी अगर आपस में एनमिटी हो, या फॉर एग्जांपल कोई कंबस्ट है, सन के साथ कोई दूसरा प्लैनेट है, तो तब भी वो जो कंबस्ट प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा या वो कंबस्ट ही रहेगा? नहीं, देखिए कंबस्ट प्लैनेट मैंने कहा बहुत वीक हो गया कंबस्ट होने की वजह से, बट अगर लग्न में बैठ गया तो हो सकता है कि उसके 5-10% रिजल्ट आपको मिल जाए। ओके। हाँ, अगर कोई मेलेफिक है तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, बहुत इम्प्रूव हो जाता है कि अगर कोई प्लैनेट लग्न में बैठता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है काफी बढ़ जाती है। ओके सर। So, but if the Lagna ascendant sits in the 12th house, the house of death, ascendant, तो फिर वो उसकी तो पावर खत्म हो गई, वो तो दरिद्र योग बन गया। किसका? तब फिर अगर ascendant planet जो है, ascendant अगर आपके 12th हाउस में बैठ गया, ascendant का लॉर्ड कहिए, ascendant का लॉर्ड, राइट, अगर 12th हाउस में बैठ जाता है तो फिर वो कैसे बेनिफिट करेगा? वो तो दरिद्र योग बन गया फिर तो। तो फिर वो कहाँ फायदा हुआ? तो ascendant फिर that is not योग कारक। नहीं, again you are mistaking actually। देखिए दो चीजें हैं कि ascendant का लॉर्ड है, वो रिजल्ट उसके बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत अच्छी पोजीशन में भी ले जाएगा, बट साइमल्टेनियसली इट इज अ दरिद्र योग आल्सो। तो कहते हैं कि जब लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है तो राजा भी रंक बन जाता है। तो एक सिचुएशन आएगी, ऐसा नहीं कि शुरू से ही आप दरिद्र होंगे, एक सिचुएशन आएगी धीरे धीरे कि जब पैसा आपके पास खत्म हो जाएगा, यू विल बी अंडर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बट उसका अर्थ ये नहीं होता कि शुरू से ही आप दरिद्र बने हुए हैं, शुरू से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बट एक पोजीशन आएगी डेफिनेटली कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी आपको। We were discussing, I think last time, the horoscope of Anil Ambani. In his case, the Lord of first house is in the 12th house, and you see the problems he is facing. But ऐसा नहीं कि वो अनिल अंबानी नहीं बना, पर बाकी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं ना उससे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बट उसकी वजह से उसका इफेक्ट ये होगा, लग्न का लॉर्ड अपने रिजल्ट देगा, लेकिन क्योंकि वो 12th हाउस में, तो दैट प्रॉब्लम में आल्सो क्रिएटेड। थैंक यू। अगर जी अंकल, अगर एक आपने भाव बल के बारे में बताया, आई डोंट थिंक वी डिस्कस्ड इट हियर, बट पत्री में तो प्रिंटेड आता है भाव बल के रैंकिंग भी आते हैं सारे। बिल्कुल। तो अगर उसमें से हम रैंकिंग ऑफ 8th हाउस देखें, so is that like is a high rank, is a rank number 1 or 2 considered good, or should the 8th house be a low rank? It's very bad. We don't want the strength of these bad houses. जो 6, 8, 12 houses हैं, trick houses हैं, bad houses हैं, we don't want them to be very strong.
प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे लाइफ में फिर बहुत ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि 8th हाउस की स्ट्रेंथ बहुत कम हो, 12th हाउस की स्ट्रेंथ बहुत कम हो, लेकिन 6th हाउस का जैसे मैंने कहा कि फायदा भी है हमारा, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो हमें कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा अगर वी वांट टू राइज इन द प्रोफेशन। सो नेचुरली 6th हाउस हैज टू बी स्ट्रांग। तो इसलिए 6th हाउस को छोड़कर, क्योंकि हमारा उपाचय स्थान भी है और बहुत जरूरी भी है, बट वी डोंट वांट द स्ट्रेंथ ऑफ 8th एंड द 12th हाउसेस टू बी मोर एक्चुअली। जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। अगर सर हायर नंबर इज बेटर देन, लाइक अगर 11th या 12 नंबर होगा तो दैट इज बेटर देन 1 और 2 देन, राइट? करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली। हाँ प्रीति जी। अगर असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो और सैटर्न वीनस के साथ, तो ये कैसा है? ऐसे नहीं कह सकते कुछ भी। We have to see the entire horoscope, then only we can say something. Okay, okay. हाँ, but लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज गुड। जो भी लग्न लॉर्ड है, भले ही वो 8th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, कहीं भी हो, इफेक्ट होगा। हाँ, और वो खराब रिजल्ट नहीं देता। बस 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। रिजल्ट तो वो भी अच्छे देगा, बट एक ना एक दिन आपको ले जाएगा कटोरे के साथ। पोजीशन तो वो भी देगा आपको, लेकिन द डे विल कम कि यू मे हैव टू फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सर एक जनरल कंफ्यूजन है, कॉम्बिनेशन अलग अलग, अगर हम मैट्रिक्स की तरह उसको इमेजिन करें, गुड हाउस बैड हाउस, गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट, तो गुड हाउस में बैड प्लैनेट है या बैड हाउस में गुड प्लैनेट है, उसका स्ट्रांग होना अच्छा है या वीक होना अच्छा है? देखिए मैंने क्या कहा कि जो 6, 8, 12 में प्लैनेट चले जाते हैं बैड हाउसेस में, दे बिकम वेरी वीक प्लैनेट्स, बहुत वीक प्लैनेट हो जाते हैं, पहली चीज। और दूसरा, जिस हाउस के लॉर्ड होते हैं उन हाउस को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, या इन तीनों हाउसेस का लॉर्ड किसी हाउस में चला जाता है उस हाउस को खराब करता है। ओके। तो हमारा जो मेन पर्पस है व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंट योगास, वी डोंट वांट देम टू बी इन डिफरेंट हाउसेस, और वी डोंट वांट द लॉर्ड ऑफ एनी हाउस टू बी इन दीज हाउसेस। और हम फिर आप देखेंगे कि जो एक विपरीत राजयोग बनता है, which is again a very powerful yoga, जब इनके हाउसेस के लॉर्ड का आपस में जब कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए ये हाउसेस अच्छे नहीं है, तो वी हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल ओनली, बट दे कैन मेक द विपरीत राजयोग आल्सो, बिकॉज़ व्हेन these two houses having negative significations, their lord meet, they cancel the significations of each house, तो हमारा फायदा हो जाता है उससे। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग व्हेन यू से इट इज अ स्ट्रांग हाउस? अगर कोई बैड हाउस है, इट इज अ स्ट्रांग हाउस, डज इट मीन कि उसका लॉर्ड स्ट्रांग अच्छे प्लैनेट अच्छे हाउस में है, या कोई अच्छा प्लैनेट उस हाउस में प्रेजेंट है? नहीं, हम ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो स्ट्रांग एंड वीक हाउसेस हैं उसमें प्लैनेट प्लेस होने से प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि एक प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है आपका, अगर लग्न में ही बैठ गया तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक प्लैनेट बहुत खराब है, लग्न में बैठ गया तो ठीक ठीक हो गया। और एक प्लैनेट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन खराब हाउस में बैठ गया, वो बहुत वीक हो गया, उसके रिजल्ट आपको 0 हो गए। तो जो बेसिकली जो हमारे हॉरोस्कोप में है, ये जो त्रिकोण हाउसेस आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट हाउसेस, बिकॉज दे आर द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद हमारे केंद्र स्थान है जो 1, 4, 7, 10 है। राइट। सर एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन, हमने वैसे वर्गोत्तम क्लास में कवर नहीं किया है, पर आपका लेक्चर सुना था मैंने यूट्यूब पे जो है, सपोज कोई अच्छा प्लैनेट अगर 8th हाउस में है लेकिन वो वर्गोत्तम भी है, सपोज जुपिटर 8th हाउस में है, बहुत एक्सॉल्टेड है, लेकिन वो वर्गोत्तम भी है, तो उसको अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? देखिए, पहले तो वर्गोत्तम का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। What do you mean by वर्गोत्तम? आपने अभी तक जो सुना उसका क्या मतलब सुना आपने? सर कि सपोज वो जो नवमसा चार्ट होता है 1D9 वाला, उसमें वो सेम हाउस में है जिसमें लग्न चार्ट में है। नहीं, देखिए जब भी कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में
और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही साइन में होता है, नॉट हाउस, Okay. ही राशि में होता है, तो then we say that planet is Vargottam with reference to that particular divisional chart. Right. Vargottam is not an absolute term. It is always referred to a particular divisional chart. Right. तो हर डिविजनल चार्ट से हम एक पर्टिकुलर लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं. जैसे नवांश चार्ट है तो बेसिकली इसको मैरिटल रिलेशन चार्ट. तो अगर कोई प्लैनेट वीक है लग्न चार्ट में लेकिन नवांश चार्ट में वर्गोत्तम हो गया तो नेचुरली इट विल गेन सम स्ट्रेंथ. वर्ग में उत्तम हो गया कि वो प्लैनेट फिर उसके रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, आपके खराब रिजल्ट नहीं देगा. अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच. चलिए, थैंक यू सो मच एंड we end here actually, and good night. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, uncle. Thank you so much. Thank